पैराथायरॉयड ग्लैंड्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने थायरॉयड ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे और उनके हार्मोन के कार्य पढ़े थे। पैराथायरॉयड ग्रंथियां थायरॉयड के पिछले हिस्से पर पोस्टीरियर साइड पर लगी हुई रहती हैं। थायरॉयड के दोनों लोब पर दो दो सुपीरियर इंफीरियर टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के आवरण में सुरक्षित रहते हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन कहा जाता है। पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन किस तरह से हमारे शरीर पर कैल्शियम के नियमन के लिए काम करता है, इस चित्र से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले पैराथॉर्मोन का जो रिलीज है वो डिपेंड करेगा ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन पर। यदि ब्लड कैल्शियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इफ द कंसंट्रेशन ड्रॉप्स, तो वो सिग्नल है फॉर रिलीज ऑफ पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था हिस्टोलॉजी में कि पैराथायरॉयड में दो तरह की कोशिकाएं हैं, चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल्स। तो चीफ सेल्स या मुख्य कोशिकाएं वो हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन का निर्माण करती हैं। जैसे ही ब्लड कैल्शियम की कंसंट्रेशन ड्रॉप हुई, ये चीफ सेल्स पैराथॉर्मोन को रुधिर में रिलीज कराती हैं। Once the parathormone is released in the blood, जैसे ही ये रिलीज होता है, इसके 3 मेजर इफेक्ट्स बॉडी पर शुरू हो जाते हैं टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। सबसे पहला जो इफेक्ट आता है कि इमिडिएटली अगर बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी में कैल्शियम का, वो बोन्स हैं, एक तरह से स्टोरेज हैं ऑफ कैल्शियम। तो पैराथॉर्मोन इन बोन्स पर कार्य करना शुरू करता है और बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स यानी वो सेल्स जो बोन से कैल्शियम को रिलीज कराती हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। तो बोन से वो कैल्शियम को ब्लड में रिलीज करने का काम शुरू कर देती हैं और ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि जो अस्थि पर कैल्शियम को डिपॉजिट करती हैं, उन कोशिकाओं को इनहिबिट कर देता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट के स्टिमुलेशन से जो बोन है उससे कैल्शियम ब्लड में आना शुरू हो जाता है। सेकेंड इसका जो इफेक्ट आता है वो किडनी पर आता है। पैराथॉर्मोन किडनी की ट्यूब्यूल सेल्स को स्टिम्युलेट करता है टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम यूरिन, की जब फिल्ट्रेशन हो रहा है उस समय जितना कैल्शियम मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सकता है उतना एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का किया जाए और उसको ब्लड में भेजा जाए। उसी के साथ में एक और काम ये करता है कि किडनी ट्यूब्यूल से कैल्सिट्रियोल के सिक्रीशन को भी स्टिम्युलेट कर देता है, जो कैल्सिट्रियोल अपना इफेक्ट इंटेस्टिनल सेल्स के ऊपर दिखाता है। तो पैराथॉर्मोन इनिशियली बोन से कैल्शियम को ब्लड में रिलीज कराने का काम करता है थ्रू ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। देन सेकेंडरी किडनीज की ट्यूब्यूल से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को, कि यूरिन के फिल्ट्रेशन के समय जितना कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजना है और उन्हीं ट्यूब्यूल सेल्स से फिर कैल्सिट्रियोल के सिक्रेशन को भी इंक्रीज करता है। ये कैल्सिट्रियोल इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं उन इंटेस्टिनल सेल्स में, जो इंटेस्टिनल ल्यूमेन में फूड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस समय डाइटरी कैल्शियम को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके और ब्लड में रिलीज कराता है। तो जो इंटेस्टिनल सेल्स हैं वो फूड से कैल्शियम एब्जॉर्ब करेंगी। तो इन तीनों सोर्स से ब्लड कैल्शियम धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगा। तो वंस द ब्लड कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज, जैसे ही ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ा, तो दिस स्टिम्युलेट्स द एंटागोनिस्टिक हार्मोन, जो इसके ऑपोजिट काम करता है, उस हार्मोन को ये स्टिम्युलेट करता है हाई ब्लड कैल्शियम, और वो हार्मोन है थायराइड से निकलने वाला कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कि थायराइड की पैराफोलिकुलर या सी सेल्स से सिक्रीट किया जाता है। सिक्रीशन डिपेंड्स ऑन इंक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल्स। पैराफोलिकुलर सेल्स से ये कैल्सिटोनिन निकलता है। कैल्सिटोनिन एक्ट करता है ऑपोजिट टू पैराथॉर्मोन, कि पैराथॉर्मोन जहां ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिम्युलेट करता है और ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है, कैल्सिटोनिन ऑपोजिट इफेक्ट करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को ये इनहिबिट करता है, यानी कि जो बोन से कैल्शियम हटा रही थी कोशिकाएं उनको ये इनहिबिट कर देता है और बोन पर कैल्शियम जो डिपॉजिट करती हैं सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, उनको ये स्टिम्युलेट करता है। तो ब्लड में जो कैल्शियम है उसको बोन पर डिपोजिशन के लिए यूज किया जाता है।
इस तरह से ये ऑपोजिट इफेक्ट का करके कैल्सिटोनिन पुनः ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। और ये साइकिल जैसे जैसे कैल्शियम की लेवल ड्रॉप होती है और इंक्रीज होती है, तो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। रेगुलेशन, रेगुलेशन जैसे हमने देखा कि पैराथायरॉयड हेल्प कर रहा है इन मेंटेनिंग ब्लड कैल्शियम होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यानी एक साम्यावस्था शरीर में मेंटेन करनी है ब्लड कैल्शियम की। तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है जब वो ड्रॉप हो जाते हैं, और इसके ऑपोजिट कॉन्वर्सली काम कर रहा है कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्रंथि से आ रहा है, और जब ब्लड कैल्शियम हाई हो जाता है तब वो उसको डिक्रीज करता है। तो पैराथायरॉयड इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम एंड कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम। ये दोनों जो मैकेनिज्म्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, दे बोथ द हार्मोन्स और मैकेनिज्म्स constantly maintain blood calcium concentration at homeostasis। कैल्शियम का लेवल बहुत एक डेलिकेट बैलेंस पे है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इट शुड बी मेंटेन एट अ लेवल, होम्योस्टेसिस उसका मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत सी प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट करना शुरू कर देता है। हाइपरसिक्रेशन एंड हाइपोसिक्रेशन। पैराथॉर्मोन जहां कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म या कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, एक पूरी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड इज डेडिकेटेड फॉर द बैलेंस ऑफ कैल्शियम, वहीं इसके हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन से भी कई विकार उत्पन्न हो सकते हैं। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपर मीन्स कंसंट्रेशन अबव या इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। हाई एक्टिविटी अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की है, उस वजह से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डेवलप होगा और पैराथॉर्मोन का एक्सेसिव या ओवर प्रोडक्शन होगा। जैसे ही ओवर प्रोडक्शन हुआ, तो क्योंकि पैराथॉर्मोन बोन कैल्शियम को रिलीज करता है इनटू ब्लड, तो वो ये एक्टिविटी या इस एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा और एक्सेसिव कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होगा बोन से। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म धीरे धीरे, क्योंकि वो बोन से कैल्शियम रिलीज करा रहा है, तो बोन की डेंसिटी को कम करता जाएगा, उसकी थिकनेस को कम करता जाएगा, और कंटिन्यूअस रीअब्जॉर्प्शन की वजह से बोन्स में सॉफ्टनिंग आ जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होगा, जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर होने लगेंगी, और उस वजह से फ्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही बोन्स कमजोर होंगी, दे वुड बी ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर, की हल्की सी ठेस या चोट लगने पर भी वो हड्डी टूट जाएगी। जैसे जैसे ब्लड कैल्शियम बढ़ता है कि रेगुलर बोन से डिपोजिशन हटाया जा रहा है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जा रहा है कैल्शियम, ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो हाइपर कैल्सीमिया डेवलप होगा, यानी एक्सेसिव राइज इन कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। ये डिक्रीज करेगा सोडियम की परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन में। जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन की जो पारगम्यता है वो सोडियम के लिए कम हो जाएगी, और उस वजह से नर्वस सिस्टम और मसल्स का जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करना स्लो हो जाएगा, कि उनके अंदर रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जो ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज हैं उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डेवलप होगा वो किडनीज पे दिखाई दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ किडनी स्टोन्स। जो पथरी है उस तरह से उसमें किडनी स्टोन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो तंत्रिकाएं और पेशियां तो क्षीण हो जाएंगी, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस रिड्यूस हो जाएगी, और पथरी बनने की संभावना बढ़ने लगेगी यदि कैल्शियम का लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ तो। हाई लेवल्स जैसे ही होंगे, उसको बैलेंस करने के लिए कैल्सिटोनिन आएगा। कैल्सिटोनिन इनहिबिट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट को, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा, और किडनी को सिग्नल देगा टू रीएब्जॉर्ब लेस कैल्शियम, जिससे कि अधिक से अधिक कैल्शियम यूरिन में एक्सक्रीट किया जाए इसको बैलेंस करने के लिए। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म यानी यदि पैराथॉर्मोन का अल्प स्रवण होता है,
तो अल्प श्रवण में भी जो डेफिशिएंसी डेवलप करेगा ये हार्मोन, उसे हम हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, कि जब एबनॉर्मली लो लेवल्स हो जाएंगे कैल्शियम के, जो इस हार्मोन की डेफिशिएंसी से या कमी से हैं, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंतर्गत आएंगे। और ये किस वजह से हो सकता है कि या तो थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हुई हो या कोई इंजरी हुई हो जिस वजह से पैराथायरॉयड की जो ग्रंथियां हैं उनको नुकसान हुआ हो, और वो हाइपर जो पैराथॉर्मोन है वो बनाना बंद कर दें या उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। जैसे ही ब्लड कैल्शियम लो होगा तो मेम्ब्रेन की पारगम्यता सोडियम के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कैल्शियम हाई था तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी सोडियम के लिए कम हो रही थी। अब जब कैल्शियम लो हो जाएगा तो सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने से मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स और स्पैज्म डेवलप होना शुरू होंगे, कि जो ऐच्छिक पेशियां हैं वो लंबे समय तक संकुचित रहेंगी, और इसे हम टिटनी रोग कहते हैं, कि वो पेशियां पुनः रिलैक्स होने के लिए बहुत लंबा टाइम लेंगी और तब तक उनमें टिटनी या संकुचन रहेगा या कन्वल्जन्स आने शुरू हो जाएंगे। तो रेगुलर मसल्स में ऐंठन और कंपन होने लगेगा अनावश्यक उत्तेजना की वजह से, कि ये जो आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है कि सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ने से, तो मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स और स्पैज्म डेवलप होंगे। ब्लड कैल्शियम की डिक्रीज की वजह से हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगा, और ये हाइपोकैल्सीमिया इस लेवल तक हो सकता है कि क्योंकि पेशियां और तंत्रिका तंत्र कैल्शियम के साथ में रेगुलेट होते हैं, तो मसल्स को इवन ये पैरालाइज भी कर सकते हैं, और वो वाली पेशियां जिसमें कि सांस लेने के लिए काम में आती हैं, वो पेशियां भी यदि इससे प्रभावित हों तो पेशियों में संकुचन की वजह से, कंठ की जो पेशियां हैं उनमें संकुचन की वजह से सांस लेने में दिक्कत आएगी, और ऐसे में कई बार सांस न लेने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो कैल्शियम की हायर और लोअर दोनों कंडीशंस बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं। रोल ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में कैल्शियम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो कंट्रोल करते हैं कैल्शियम लेवल्स हमारी बॉडी में, वो किस लेवल तक बॉडी को नॉर्मल काम कराने के लिए आवश्यक है। कैल्शियम आवश्यक है, एसेंशियल है, और 3 मुख्य कार्यों के लिए हमारे शरीर में इसकी मात्रा नियमित या एक बैलेंस्ड फॉर्म में बनी रहनी चाहिए। हमने अभी हाइपर और हाइपो दोनों कंडीशंस में देखा कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले सिस्टम्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम हैं, कि दोनों ही जो सिस्टम्स हैं, चाहे तंत्रिका तंत्र हो या पेशीय तंत्र हो, दोनों के लिए कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो हाइपर और हाइपो कैल्सीमिया दोनों कंडीशंस में ये दोनों सिस्टम प्रभावित होंगे। तो सबसे पहला जो कैल्शियम का इम्पोर्टेंट रोल है, दैट इज टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर अ नर्वस सिस्टम। हमारे तंत्रिका तंत्र में उद्दीपन के लिए जो एनर्जी या इम्पल्सेस के लिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रैवल कराने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है, वो एक मेन एलिमेंट या आयन है दैट कंडक्ट्स द इम्पल्सेस अलोंग द नर्व्स। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक उस इम्पल्स को, उसको संचरित होने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है फॉर नर्वस सिस्टम कंडक्शन, क्योंकि पैराथायरॉइड के जो कॉमन सिम्टम्स हमने देखे वो हाई कैल्शियम लेवल्स के साथ जो रिलेटेड हैं, वो डिप्रेशन, वीकनेस और टायर्डनेस, कि यदि हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो द इंडिविजुअल विल डेवलप वीकनेस, टायर्डनेस, की फेटीग डेवलप होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, वो इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड इसका मेजर काम है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर अ मस्कुलर सिस्टम। जैसे तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है, वैसे ही मसल्स में भी कैल्शियम का लेवल का चेंजेस अप एंड डाउन वो काम करता है उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, कैल्शियम की आवश्यकता है
कैल्शियम जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए आवश्यक है, जब कैल्शियम के लेवल बैलेंस नहीं है तो ऐसे इंडिविजुअल्स में मसल क्रैम्प्स और टिटनी वाली कंडीशंस डेवलप होंगी कि मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वो प्रॉपरली वापस से रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं, और जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं जिनमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल का चाहिए वो काम नहीं कर पाएंगे, और ये फेटल भी हो सकता है। टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में हमारा मेन जो कंपोनेंट है बोन्स, वो बोन्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। कैल्शियम और फॉस्फेट दो ऐसे तत्व हैं जो बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी हैं। बोन्स के लिए कैल्शियम कितना जरूरी है कि एक तो सबसे पहले हमारे बॉडी के कैल्शियम सप्लाई के लिए एक स्टोरेज सिस्टम है। जैसे हमारे शरीर में आवश्यक तत्वों के लिए लिवर में जैसे स्टोरेज होता है, तो ऐसे ही कैल्शियम के लिए जो स्टोरेज ऑर्गन है या स्टोरेज सिस्टम है वो बोन्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो कैल्शियम का है वो हमारे सिस्टम की नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए है। बोन्स के लिए जो उसका काम आता है दैट इज सेकेंडरी, क्योंकि जब शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले बोन्स पर से ही कैल्शियम को हटाया जाता है और उस सिस्टम में उस कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। Thus, calcium is the most closely regulated element in our bodies, और इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम इज द ओनली एलिमेंट जिसका अपना एक रेगुलेटरी सिस्टम है, द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स which regulate the calcium balance, solely responsible हैं for the calcium balance in the body, और उसकी हाइपर और हाइपो स्टेट दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेटल हो सकती हैं। थैंक यू।